हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मीनिंग क्लियर करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। ओके, और ये क्यों की जाती है। पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इन सेवरल ह्यूमन जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री। मीन्स हम लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस कैसे होता है, उस ब्रांच को तो हेरिडिटी बोल देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद उसकी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन, उसमें कैसे मूव करते हैं, कैसे इनहेरिटेंस हो जाते हैं। तो इसको स्टडी करने का जो पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और ऑब्वियस है उसमें उन्हीं डिसऑर्डर्स या डिजीज या ट्रेट्स की स्टडी की जाती है जो इनहेरिटेंस शो करते हैं। जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसमें हम पेडिग्री एनालिसिस फॉलो नहीं करते क्योंकि क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो होते हैं वो इनहेरिटेंस पैटर्न शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का या मेंडेलियन ट्रेट्स का देखते हैं। राइट, तो आई थिंक पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग क्लियर हो। जैसे एक फैमिली ट्री बनाते हैं हम कि सबसे पहले ये ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर उन पेरेंट्स हैं, फिर सन है, फिर उनके ग्रैंड सन हो गए। तो इस तरह से वो जो पैटर्न चलता है वही हम पेडिग्री एनालिसिस में फॉलो करते हैं। अब है कि कोई ना कोई एडवांटेज तो होगा पेडिग्री एनालिसिस का, तभी इसको किया जाता है कि क्यों नीड हुई पेडिग्री एनालिसिस की। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर जेनेटिक काउंसलिंग। मीन्स कि आने वाली जो जनरेशन है उसमें ये डिजीज़ आने का चांस है या नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी हीमोफीलिया की, जो कि क्वीन विक्टोरिया के टाइम से चला आ रहा है, तो उसका एक पेडिग्री एनालिसिस करके ये पता लगा या लगा सकते हैं कि इन डॉटर में या इन सन में ये कैरियर होंगे या सफरर होंगे। और उन पेरेंट्स की भी हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको ये बताया जा सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज़ डोमिनेंट रह जाएगी या रिसेसिव होगी, एक्सप्रेस होगी या फिर नहीं होगी। उसके बाद है इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि फ्लो ऑफ ट्रेट्स, जो ट्रेट्स होते हैं वो किस तरह से फ्लो कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिसऑर्डर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर चीज़ डिसऑर्डर नहीं होती। जैसे स्किन कलर की बात करते हैं तो ये डिजीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं फ्लो ऑफ ट्रेट्स इजीली स्टडी विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। नाउ है इन मेडिकल रिसर्च, जो साइंटिस्ट होते हैं वो मेडिकल रिसर्च करते हैं। जैसे हीमोफीलिया के बारे में रिसर्च हुआ कि ये डिजीज़ कैसे आगे कैरी होती है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक से पेडिग्री एनालिसिस से तो स्टूडेंट इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस से हम जो मेडिकल रिसर्च है वो भी हमें बहुत ज़्यादा मेडिकल रिसर्च में भी हेल्प मिलती है पेडिग्री एनालिसिस से। उसके बाद है प्रेडिकेट द हार्मफुल इफेक्ट्स। अब जैसे हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, इनके बारे में जो भी इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि जनरेशन पर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट का मीनिंग होता है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि हम फिफ्थ एडवांटेज और बताना चाहें तो वो एडवांटेज ये होगी कि ह्यूमन बीइंग में क्रॉस पॉसिबल नहीं होता। क्रॉस कहना वैसे भी गलत है, हम यहाँ मेटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे मेंडल ने क्या किया था कि जो पी प्लांट थे उसमें सबसे पहले उसने पेरेंट्स लिए, जो F1 प्रोजेनी आई उसी प्रोजेनी के बीच में वापस क्रॉस करवाया, F2 ऑब्टेन की, फिर F2 के बीच में भी क्रॉस करवा के वो F3 ऑब्टेन कर रहा था। बट यहाँ क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या सपोज हम पेरेंट्स हैं, अब हमारी प्रोजेनी है, हमारी प्रोजेनी में तो आपस में हम क्रॉस नहीं करवाएंगे क्योंकि एज अ सोशल एथिक्स वो हमारे लिए सिबलिंग्स हो गए हैं, वो ब्रदर सिस्टर है आपस में। तो हम F1 जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनमें आपस में क्रॉस नहीं करवा सकते, या फिर उनके भी चिल्ड्रन हैं उनमें भी हम आपस में क्रॉस नहीं करवा सकते। तो हमें जो रिजल्ट हैं वो बहुत लेट मिलते हैं। एनिमल्स की बात अलग है, जैसे ड्रोसोफिला में किया था मॉर्गन ने या फिर मेंडल ने किया था पी प्लांट में कि F1 प्रोजेनी में ही क्रॉस करवा दिया। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स की प्रोजेनी है उसी में आपस में क्रॉस करवा दिया जाए। मीन्स इसमें एक लॉन्ग टाइम लगता है। तो उनके पास तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट जनरेशन के बाद मिलते हैं। सपोज जैसे कि मैं कोई रिसर्चर हूँ, ओके, तो ऑब्वियस रिसर्च की जो एज होगी वो 25 या 30 पे स्टार्ट होगी, और जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन जिसने मैरिज किया वो भी 25-30 में करता है, 25 मान लिया। अब उनकी प्रोजेनी यानी कि जनरेशन 1 हुई,
फिर उसके बाद में उनकी प्रोजेनी होगी। तो रिसर्चर की भी तो एक लिमिट होगी, उसका भी एक टाइम होगा जब तक वो सर्वाइव करेगा, उसके बाद तो नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस में कि जो जनरेशन से जनरेशन ट्रेड जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख लिया जाता है और उसके बाद उस पर रिसर्च होता है कि किस तरह से ये ट्रेड्स आगे गए। ये एक अकेला रिसर्चर, सिंगल रिसर्चर ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम लगता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ओके, अब हम समझते हैं कि ये पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग क्लियर हो गया, इसकी एडवांटेज क्लियर होगी। अब कि जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं तो कुछ रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिखा जाता। वो चीज़ें क्या होती हैं, हम एक बनाते हैं स्क्वायर और एक बनाते हैं सर्कल। तो जो स्क्वायर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल। तो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि फादर या मदर, स्क्वायर बनाने का मीनिंग होगा इट इज मेल। और जो सर्कल बनाया आपने वो हो जाएगा फीमेल। ओके, और एक ऐसा शेप बनाया जाता है, डायमंड शेप बोला जाता है इसको। तो इसमें होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी हमें पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड, या हमें पता ही नहीं कि वो मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए ये सिंबल बनाया जाता है। अब सपोज ये जो मेल और फीमेल के सिंबल हमने बनाए, इनको हम सॉलिड कर दें, मीन्स इसको डार्क कर दें। डार्क करने के दो पैटर्न होंगे, या तो आप इनको ऐसे पूरा डार्क कर सकते हैं लाइक दिस, ओके, या दूसरा डार्क करने का तरीका है कि आप इसको पूरा ऐसे शेडेड कर दें। तो यहाँ पर अब ये नॉर्मल नहीं रहे, डार्क करना या शेडेड करना ये शो करता है कि ये जो पेरेंट्स हैं या जो भी प्रोजेनी है वो अफेक्टेड है। ओके, तो यदि आपको मेल और फीमेल रिप्रेजेंट करने हो, मेल को एक होलो स्क्वायर से, उसके अंदर कुछ भी फीलिंग नहीं होगी, फीमेल को शो किया जाता है हमेशा सर्कल से, सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो उसको डायमंड की फॉर्म से, और यदि वो अफेक्टेड हैं तो उनको हम दिखाते हैं डार्कन फॉर्म में या फिर शेडेड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ये सर्कल फॉर्म में जो फीमेल है ये अफेक्टेड होगी, यहाँ पर ये जो मेल है ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो अब यहाँ तक हमने ये किया कि एडवांटेज क्या थी, पेडिग्री एनालिसिस का मीनिंग क्या है, उसके बाद ये सिंबल पढ़े। अभी इसके बाद आगे और कंटिन्यू करते हैं कि जो ये पेडिग्री एनालिसिस हम कर रहे हैं इसमें मैरिज को कैसे दिखाया जाता है, क्लोज रिलेशन में मैरिज को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पहले मेमोराइज करना है, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, अब पेडिग्री एनालिसिस को वापस कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पर आपको ये बताया था कि जो स्क्वायर होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल को और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। उनके बीच में जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है मैरिज को। ओके, और इन दोनों के बीच में ये जो डबल लाइन दिखाई जाती है ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जो मैरिज हुई है वो क्लोज रिलेशन में हुई है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर ये हमने पेरेंट्स दिखा दी, मीन्स ये फादर और ये मदर। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन जाएगी वो उनकी प्रोजेनी को शो करेगी, और प्रोजेनी में भी मान लो उनके 3 बच्चे हैं तो जो सीक्वेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। मान लीजिए पहली उनकी डॉटर है तो हम यहाँ पर उसको पहले दिखाएंगे, सेकंड उनके बॉय हुआ था तो यहाँ पर हम स्क्वायर बनाएंगे, और थर्ड उनके डॉटर हुई तो हम फिर सर्कल बनाएंगे। मीन्स जो प्रोजेनी का रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। अब उसके बाद ये कि यहाँ पर हमने सपोज ये मैरिज दिखाई नॉर्मल कपल के बीच में, और मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया, इट मीन्स इसका सन है, इसका बेटा है, और मैंने यहाँ पर ये शेडेड कर दिया कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है, इसको कोई ना कोई डिजीज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर स्क्वायर और सर्कल को यदि हम हाफ शेड करते हैं या फिर उन स्क्वायर और सर्कल में डॉट लगाते हैं, इसका मीनिंग होता है कैरियर, कि ये जो है दोनों ये क्या है, कैरियर है। हाफ शेड होना अफेक्टेड को शो नहीं करता, वो कैरियर को बताता है। या तो डॉट लगा देते हैं या फिर हम हाफ शेडेड कर देते हैं। अब उसके बाद एक चीज़ और कि यहाँ पर नंबर कैसे दिए जाते हैं। तो जो प्रोजेनी को नंबर दिए जाते हैं जनरेशन को, वो तो रोमन्स में दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जनरेशन 1 और ये जनरेशन 2, तो हमने रोमन में नंबर दे दिया। ये पेरेंट्स थे जनरेशन 1, इनकी प्रोजेनी बनी, उसको हमने नाम दे दिया ये जनरेशन 2 है। फिर इनकी जनरेशन आएगी तो रोमन में उसको थर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी जाती है ये ऐसे दी जाती है 1 2
3, 4, 5, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस चलता है। अब मान लीजिए इसकी मैरिज किसी के साथ होगी तो उसको हम नंबर 6 दे देंगे, फिर उनके जो प्रोजेनी होगी उसको हम नेक्स्ट नंबर दे देंगे 7, 8, मान लो 2 बच्चे हुए तो 7, 8, 3 हुए तो 9। किस तरह से यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि क्लियर इमेज कर देते हैं। देखिए अब मान लीजिए इसकी मैरिज है, इसकी मैरिज किसी के साथ हुई तो ऑब्वियस है यहाँ पर कोई मेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इससे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो इनकी प्रोजेनी थी। अब इन दोनों की मैरिज के बाद में एक यहाँ पर मान लीजिए डॉटर हुई तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नंबर 6 और इसको नंबर 7 और ये जनरेशन कौन सी हो गई? 3rd। तो इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस को समझा जाता है। रोमन में जनरेशन 1, फिर ये जनरेशन 2। इस डॉटर की शादी किसी मेल से हुई तो यहाँ पर मैं इसको इससे कनेक्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये कोई और है, ठीक है। और उनके बाद इनमें दोनों में लाइन दिखाना क्या शो करता है? इन दोनों के बीच मैरिज हुई। वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? ये इनकी डॉटर है। तो ये तो होता है एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब इसके बाद यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एक हीमोफिलिक एग्जाम्पल है, उसको पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हमें ये समझाने में हेल्प करेगा कि ये जो जनरेशन में ट्रेड्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल लेके कि एक जो डिजीज़ है वो किस तरह से इसमें मूव करती है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट हीमोफीलिया, यानी कि ये जो मैंने एक पेडिग्री एनालिसिस बनाया है ये मैं किसके लिए कंसिडर कर रही हूँ? हीमोफीलिया के लिए। तो ऑब्वियस है ये मेरी जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है और यहाँ पर मुझे तीसरा भी मिल गया तो मैं कैसे दिखा दूँगी? जनरेशन 3। ओके, यहाँ पर ये पेरेंट्स हैं। अब ये जो पेरेंट्स हैं ये दोनों ही नॉर्मल बताए हैं। ओके, मीन्स ये फादर और ये मदर, क्योंकि हमें पता है सर्कल है फीमेल के लिए है तो ये इसकी मदर और ये फादर। तो मैं यहाँ पर ये बना दूँगी, इससे और क्लियर हो जाएगा, राइट। इनकी मैरिज हुई, क्लोज रिलेशन में नहीं हुई है, इसलिए मैंने सिंगल लाइन लगाई है। फिर मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन दिखाई, मीन्स इनकी प्रोजेनी। तो यहाँ पर अब एक सरप्राइजिंग बात क्या थी कि मुझे यहाँ पर ये जो सन मिला, मीन्स इनका बेटा है, उसको मैंने डार्क से शो कर दिया। इसका मतलब ये क्या है? अफेक्टेड। तो ऑब्वियस है ये अफेक्टेड है तो हीमोफीलिया का जीन कहीं ना कहीं तो था, नहीं तो ये अफेक्टेड नहीं होता। तो अब हमें पता है, हमने पढ़ा है कि ये तो होगा XY नॉर्मल, लेकिन ये होगी XXH, यानी कि ये कैरियर, ये हीमोफीलिया के जीन को कैरी कर रही है। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर भी और अच्छे से बना सकती हूँ, मैंने लिख दिया XXH। तो अब क्या हुआ, ये जब सन बना, जायगोट बना, तो एक तो आया Y, तो इससे आया और X आया, लेकिन कौन सा वाला आ गया? H1। तो ये जो सन था वो क्या हो गया? सफरर, यानी कि XY, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? H, क्योंकि आपको ये बताया था कि ये रिसेसिव होता है, इसके पास कोई हीमोफिलिक जीन होता ही नहीं है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो ये सन क्या हो गया? सफरर, यानी कि हीमोफीलिया है इसको। और ऑब्वियस है हीमोफीलिया में हम जानते हैं कि कैरियर कौन होती है? वुमन ही होती है, हमेशा फीमेल होती है। बहुत रेयर टू रेयर चांस होते हैं जहाँ वो सफर होती है, राइट। अब यहाँ पर ये सन नॉर्मल अफेक्टेड मिला और मैंने यहाँ इस सर्कल को खाली दिखाया, इसका मतलब ये अनअफेक्टेड है, बट ये है कौन? इसकी डॉटर। ये इसका सन और ये इसकी डॉटर। लेकिन अब इस डॉटर की मैरिज जब किसी नॉर्मल मैन के साथ हो, तो नॉर्मल का तो मैं XY लिखूंगी, राइट। इसकी मैरिज इसके साथ हुई तो ये फिर हमें सफरर मिला, ये सन हमें सफरर मिला, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक कर दिया। सफरर, इसका मतलब इसके X क्रोमोसोम पर कोई हीमोफिलिक जीन है। अब इसके ऊपर X के ऊपर हीमोफिलिक जीन है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये भी क्या थी? कैरियर, मीन्स इसके ऊपर भी हीमोफिलिक जीन आ गया था। क्योंकि ये जीन नहीं होता, यदि दोनों ही नॉर्मल होते तो ऑब्वियस है सन का तो कोई चांस ही नहीं था। बट यहाँ पर ये कैरियर है और यहाँ पर ये कैरियर है, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल, और यहाँ पर ये सन सफर और यहाँ पर ये वाला भी सफर। तो इस तरह से हीमोफीलिया जो होती है वो कंटिन्यू मूव करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पेडिग्री एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज ये पता लगे कि किसी में ग्रैंडसन है ना, वो अफेक्टेड है, उसको हीमोफीलिया है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं यदि ग्रैंडसन जो है वो हीमोफिलिक है तो उसकी मदर कैरियर होगी, और उसकी मदर कैरियर है, इसका मतलब कि उसके जो फादर थे वो सफरर थे।
और फादर सफरर में इसका मतलब उसकी मदर क्या थी, कैरियर थी। तो ऐसा करके हम पेडिग्री एनालिसिस समझ के जो हीमोफीलिया है या अदर जो भी सिकल सेल एनीमिया है और भी डिजीज़ हैं उनको इजीली समझ सकते हैं।